नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दरअसल हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे, अपने एमपीपीएससी के लेक्चर्स की स्टडी कर रहे थे, उसमें अब तक हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। 2 यूनिट यानी कि 60 मार्क्स का आपका सिलेबस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने केमिस्ट्री सेक्शन को देखा और सेकेंड पार्ट था जिसमें हमने फिज़िक्स सेक्शन को देखा। हालांकि आप सिलेबस जब देखेंगे तो सिलेबस में पहले फिज़िक्स का सेक्शन दे रखा है, बाद में केमिस्ट्री का सेक्शन दे रखा है। तो आप किसी भी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, या तो केमिस्ट्री को पहले कर लें या फिर फिज़िक्स को पहले कर लें। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा थर्ड यूनिट, तो वो है बायोलॉजी का सेक्शन, है ना। न्यू जो आपका रिवाइज सिलेबस है उसके लिए हम लोगों ने बात कर ली थी कि उसमें आपकी कुल मिलाकर के 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स को इक्वल डिवीज़न किया गया है, यानी कि अगर आपका पेपर 300 मार्क्स का आता है तो इन 300 मार्क्स में हर एक यूनिट को 30-30 नंबर अलॉटेड है, और ये 30 नंबर आपको हर एक सेक्शन से पूछे जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब कि हमें हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना है और हर एक सेक्शन की हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस किस चीज़ में कहाँ किस डेप्थ तक बातें पूछी जानी हैं। उस तरीके से हमें सिलेबस को लेकर के चलना है। तो हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट कर रहे थे, तो हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें तीसरी यूनिट जो कंप्लीट करनी है, या फिर तीसरी यूनिट की तरफ जो शुरुआत करनी है, वो हमारा बायोलॉजी सेक्शन है। ठीक है, हम लोग जिस तरीके से कंप्लीट करते चले आ रहे हैं, एक एक सेक्शन को लेकर के, एक एक टॉपिक को लेकर के, एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग उसी सीक्वेंस में करते रहेंगे। लेकिन एक डिमांड आई कि क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को, जो आपके इस पूरे सिलेबस में जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, हम उन्हें ले करके कुछ वीडियो लेक्चर्स बीच बीच में देते रहें। क्योंकि थ्योरी सेक्शन क्या होता है, कई बार काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, और इस बोरिंग होने के कारण हमें जो भी पढ़ाई है उसमें थोड़ी सी उबाई आती है, लगता है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा कि कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं बन रहा है ना। तो हम क्या काम कर रहे हैं, आज हम लोगों ने एक नया सेक्शन लिया है जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में आज हम लोग रिमोट सेंसिंग के बारे में देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। रिमोट सेंसिंग जो है आपका टॉपिक है, ये बेसिकली आपके 6th यूनिट में है। 6th यूनिट को जब आप देखेंगे तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टॉपिक में आपको सिलेबस में दे रखा है कि आपको बताना है रिमोट सेंसिंग क्या है। एक तो रिमोट सेंसिंग के बारे में कि रिमोट सेंसिंग क्या है। सेकेंड आपको बात करनी है इसी टॉपिक में कि हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग आपको दे रखा है, ये टॉपिक हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तीसरी बात आपको दे रखी है रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, यानी कि इस रिमोट सेंसिंग पे इंडिया में कितना काम हुआ है, ये बात आपको इस टॉपिक में बतानी है ना। और चौथी बात दे रखी है इसी टॉपिक में इसरो के बारे में। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है रिमोट सेंसिंग को लेकर के। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसे बीच में ही डिस्कस कर रहे हैं। 2 यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पर रिमोट सेंसिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बेसिकली ये 4 टॉपिक हैं, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, तो हम इसे 2 सेक्शन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले वाले सेक्शन में हम लोग रिमोट सेंसिंग और उसकी हिस्ट्री जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स वर्क कैसे करती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और किस किस तरीके की सैटेलाइट्स का यूज़ होता है, और सैटेलाइट्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ये सारी बात आज के इस सेक्शन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सेकेंड सेक्शन है, जब हम लेंगे रिमोट सेंसिंग का ही सेकेंड सेक्शन, तो उसमें हम हिस्ट्री के बारे में, ये रिमोट सेंसिंग इंडिया में जो हो रहा है, इंडिया में रिमोट सेंसिंग में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में देख लेंगे, और साथ ही साथ इसरो के बारे में देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। आप लोगों को भी बढ़िया से पढ़ाई करते रहना है और चीज़ों को आराम से रिलैक्स मोड में एकदम देखते रहना है। बातें आपको सारी समझ में आएंगी, क्योंकि ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस में एकदम जनरल वे में बातें की जाती हैं,
बिल्कुल सिंपल तरीके से, किस तरीके से आप बातों को समझते हैं, कितना जनरल वे में आप बातों को समझते हैं, बिना उसकी टेक्निकलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में गए हुए आप किसी बात को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये आपको पीएससी लेवल में सीखना होता है। ठीक है, तो हम लोग आइए रिमोट सेंसिंग को, अपना जो नया टॉपिक है इसे शुरू करते हैं और इसे सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। सिलेबस आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन पेपर्स देखते रहिए कि सिलेबस क्या है आपका, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में हमको आंसर किस लेवल के देने होते हैं, ये सारी बातें आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग को अगर हम देखें या फिर बात को समझने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का सेंसेशन क्या होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँखें, कान, जीभ, स्किन या फिर नोज़, है ना। तो इनसे हम क्या क्या सेंसेशंस पाते हैं। आइज़ से हम देखते हैं किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में, ईयर से हम सुनते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है या फिर उसकी साउंड के बारे में हम सुनते हैं। ठीक है, नोज़ से हम स्मेल जानते हैं कि उसकी स्मेल कैसी है, टेस्ट से हम, टंग से हम टेस्ट जानने की कोशिश करते हैं और स्किन से हम उसे फील करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज़ का नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो इसमें ही ये बात लिखी हुई है रिमोट सेंसिंग। और रिमोट का मतलब क्या है? रिमोट का मतलब है कोई भी चीज़ जो बहुत दूर है, आपसे जो बहुत दूर है, उसे ही हम क्या कहते हैं कि वो हमसे रिमोट है। आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल जो हम घर में यूज़ करते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं दूर बैठे हुए। पहले क्या होता था, पहले हमें अगर टीवी में किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाना होता, चैनल चेंज करना होता, तो हमें टीवी के पास जाना होता और उसमें से बटन्स को प्रेस करना होता था। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम रिमोट यानी कि दूर बैठे हुए उस टेलीविज़न को या फिर उस चीज़ में उन सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही काम है रिमोट सेंसिंग का भी। रिमोट सेंसिंग बेसिकली अगर आप देखें तो रिमोट सेंसिंग है क्या? रिमोट सेंसिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को सेंस करना यानी कि किसी भी चीज़ को हमारे नॉलेज में आना, किसी भी चीज़ का नॉलेज हमें प्राप्त होना, कहाँ से? बहुत दूर बैठे हुए। अगर हम किसी दूर रखी हुई चीज़ को का नॉलेज वहीं पर बैठे पाते हैं तो ऐसे ही हम सेंसिंग को हम क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानते हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स की कैपेसिटी क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। यदि हम यहाँ कोचिंग क्लास में बैठे हुए हैं और कोचिंग क्लास में बैठे बैठे हम जानना चाहें कि घर पे मम्मी क्या बात कर रही हैं, तो हम क्या बात जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। वो लिमिटेड रेंज में ही चीज़ों को सुन सकता है, देख सकता है या फिर जान सकता है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग की मदद से कोई भी चीज़ जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके की सेंसिंग को, इस तरीके के जानने को ही हम क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली 2 टाइप्स की हो सकती है। हालांकि जो रिमोट सेंसिंग हम लोग प्रयोग में आती है या फिर जो हमारे यूज़ में आती है वो कुछ इस तरीके से हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम कोई एक टूल का यूज़ करें, कोई एक टूल्स का यूज़ करें, कोई एक चीज़ का यूज़ करें, कोई एक मैकेनिज़्म यूज़ करें जिसके थ्रू हम बहुत दूर पे रखी हुई चीज़ को एकदम बारीकी से जान सकें। एक फिलॉसफर हुए हैं, ग्रीक फिलॉसफर सोक्रेटिस का कहना था कि यदि इंसान बादलों के पार जा सके और बादलों के पार जा कर के वो इस धरती को देखे तो वो इस धरती पे होने वाली गतिविधियों का सही अनुमान लगा सकता है। तो ये बात थी ग्रीक फिलॉसफी में, कब? ये 6th सेंचुरी BC के आसपास, है ना। ये बहुत ही पहले की बात है
है ना। तब सोक्रेटिस ये प्लेटो के भी ये गुरु हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ये उनके भी टीचर रहे हैं सोक्रेटिस, और इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, ठीक है। तो उनका कहना क्या था कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखना और समझना चाहते हैं तो अगर हम उसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखें, अगर हम उसे बड़े रूप में देखें तो हम जान पाएंगे कि चीज़ें क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी एक लेक है, बहुत बड़ी सी है, तो हम उस बड़ी सी लेक को अगर हम, या फिर हम समुद्र को ही देखें, तो उस समुद्र या लेक को हम अगर एक किनारे पर बैठकर देखना चाहें तो हम उसका सही डायमेंशन नहीं पता लगा सकते कि वो कितनी दूर है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। लेकिन अगर हम अर्थ से कुछ ऊंचाई पर चले जाएं, कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पर चले जाएं और वहाँ से हम इसे देखें तो हम उससे देख पाएंगे कि हाँ, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसमें चेंजेस किस तरीके के आ रहे हैं, इन सब सारी बातों को हम नोटिस कर पाएंगे। तो रिमोट सेंसिंग का भी बेसिकली पर्पज़ यही है, मकसद यही है कि चीज़ों को हम डिटेल्ड स्टडी कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम देखें तो मॉडर्न टाइम में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लाइमेट में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हम कैसे जान पा रहे हैं, ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही जान पा रहे हैं। और हम देखें फॉरेस्ट एरिया कैसे बढ़ या घट रहा है, इस चीज़ को कि अगर हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है तो इसमें भी कौन सहायक होगा, इसमें भी आपकी रिमोट सेंसिंग सहायक होगी। मिनरलोलॉजी को देख लें, हाइड्रोलॉजी को देख लें, मिनरल्स ज्योग्राफिकल एरिया में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनको अगर हमें बारीकी से जानना है तो अगर हम रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हैं तो हम उसे अच्छे तरीके से जान लेते हैं। हाइड्रोलॉजी, फिशिंग कहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, प्लैंकटॉन्स का कहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इस तरीके की बातें यदि हमें जाननी हैं तो हम रिमोट सेंसिंग से काफ़ी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग की ये हम लोगों ने एक ब्रीफ आइडिया लिया कि रिमोट सेंसिंग आखिर होती क्या है, इसका मकसद क्या है और इसका यूज़ किस तरीके से होता है। अब हम देख लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो कहलाती है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक्टिव, और दूसरी कहलाती है पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अब ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है और पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है, इस बात को समझने के लिए हम कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप देखें कि आपके पास एक कोई टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप भी एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या काम कर रही है, किसी दूर से रखी हुई चीज़ को सेंस कर रही है, ठीक है। अब टेलीस्कोप में हो क्या रहा है कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ी और उस लाइट जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो उस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और टेलीस्कोप से हमने उस लाइट को कैप्चर किया और वहाँ पर उसकी इमेज क्रिएट हुई और उस इमेज को हमने देखा। इस तरीके से हमने उस दूर रखी हुई चीज़ को टेलीस्कोप के अंदर पे देख लिया और उसमें होने वाले चेंजेस को भी देख लिया। तो इस तरीके से हमने अपना कोई भी रेडिएशन नहीं प्रोड्यूस किया, जबकि हमने क्या काम किया है, जो रेडिएशन, जो सनलाइट आ रही थी या फिर जो भी लाइट एनर्जी वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर रही थी, उसी लाइट का हमने यूज़ कर लिया किसे, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में या उस ऑब्जेक्ट को सेंस करने में, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी सेंसिंग है, उसे हम पैसिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। पैसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसी रिमोट सेंसिंग जिसमें कि हम लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हों या फिर हम अपने खुद से कोई भी वेव वगैरह जनरेट नहीं कर रहे हों और इस तरीके से हम उसे यूज़ कर रहे हों, तो इस तरीके की रिमोट सेंसिंग को हम क्या कहते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग को समझेंगे तो पैसिव रिमोट सेंसिंग के बारे में बातें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हम क्या काम करते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हम वेव्स को भी खुद जनरेट करते हैं। जिन वेव्स को हमें रिसीव करना है, जिन इंफॉर्मेशन को हमें रिसीव करना है, हम उसके लिए खुद ही पैरामीटर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, वो है रेडार।
रेडार क्या होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है, आप इसे जानते हैं। तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव इमेजिंग एंड रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये क्या है, रेडार का फुल फॉर्म है। रेडार की मदद से हम क्या काम करते हैं, रेडार की मदद से बेसिकली हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को एमिट कराते हैं, रेडियो वेव्स को एमिट कराते हैं। और उन वो रेडियो वेव्स जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, तो हम उसे रिसेप्शन पॉइंट पर उसे रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, किस स्पीड से वो मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके की सारी जानकारियाँ, या फिर उसका साइज़ क्या है, इस तरीके की सारी जानकारियाँ हम किससे प्राप्त कर लेते हैं, इस रेडार से प्राप्त कर लेते हैं। हम लोगों ने रेडियो वेव्स वगैरह भी पढ़ रखी हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा कर के उन सारे टॉपिक्स को एक बार देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स एमिट की जाती हैं जब कभी भी किसी एक ही पॉइंट पर से जब उस वेव्स को एमिट भी किया जाएगा और एमिट करने के बाद उन्हीं को रिसीव किया जाएगा, और इससे हम डिटेक्शन कर पाएंगे, यानी कि हम क्या कर पाएंगे, रिमोट सेंसिंग कर पाएंगे, दूर से बैठे बैठे हम उन चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरीके की सेंसिंग को हम क्या कहेंगे, रिमोट सेंसिंग कहेंगे। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ होगी, जैसे कि रेडार है, इसके अलावा लिडार, LIDAR, है ना। लिडार में क्या होता है, लाइट का यूज़ होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार कहलाता है। ठीक है, रेडार हो गया, लिडार, है ना। इसके अलावा सोनार भी है, सोनार। ठीक है, इसमें हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। जो भी बॉडीज़ हमें वाटर के अंदर पर उनकी जानकारी चाहिए होती है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, सोनार का यूज़ करते हैं। तो रेडार, लिडार, सोनार, इस तरीके की जो भी टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी टेक्निक्स किन चीज़ों में काम में आती हैं, तो ये सब कहलाती हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंस बता पाएंगे कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है, पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है, इन सब बातों को आप बता पाएंगे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक रिमोट सेंसिंग के बारे में। रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने जाना कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है, उसके टाइप्स के बारे में जाना, और उसके यूजेज के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना। जैसे कि इसका यूज़ कहाँ है, तो इसका यूज़ है वेदर फॉरकास्टिंग में, जो हम वेदर देखते हैं, क्लाइमेट चेंज देखने में, है ना। नेचुरल हैज़ार्ड्स को हम प्राप्त करने में, कि भाई नेचुरल हैज़ार्ड्स कोई आ रहे हैं, जैसे कि साइक्लोन वगैरह आता है, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में। तो इस तरीके के काम होते हैं, और इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि क्या क्या बातें होने वाली हैं, और उनका हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। किसके माध्यम से, इस रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन और उसके बारे में कि ये रिमोट सेंसिंग क्या है और इसका यूजेज क्या क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमने जाना। अब हम इसके बारे में एक सेकंड बात जान लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री क्या है। ये भी आपके टॉपिक में, सिलेबस में इंडिकेट किया गया है कि रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री के बारे में आप हमें बताइए, या फिर इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें, तो सबसे पहले अगर इसका उपयोग किया जाने लगा, तो इसे सबसे पहले जाना गया फोटोग्राफी के रूप में। फोटोग्राफी एक तरीके से क्या है कि कोई भी चीज़ दूर रखी हुई है, उसकी इमेज हम कैमरे के अंदर पाते हैं, कैमरे के अंदर उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो फोटोग्राफी को ही सबसे शुरुआत में रिमोट सेंसिंग के रूप में यूज़ किया जाने लग गया, और इसको जाना जाने लग गया। तो कभी भी अगर आप हिस्ट्री ऑफ
रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहला जो जिक्र हो रहा होगा, सबसे पहली जो बात हो रही होगी, वो सबसे पहली बात हो रही होगी किसके बारे में? वो फोटोग्राफी के बारे में बात हो रही होगी। तो फोटोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। तो 1038 AD में, यानी कि 1038 AD में, ये आप सबसे एक शुरुआत में पैमाना ले सकते हैं। तो 1038 AD में एक अरेबियन में मैथमेटिशियन हुए हैं, अरेबियन मैथमेटिशियन हुए हैं, ठीक है, अरेबियन मैथमेटिशियन हुए हैं। इन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा बनाया, कैमरा ऑब्सक्यूरा। ये कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है? ये बेसिकली उन्होंने बनाया किस चीज़ के लिए कि वो सोलर इक्लिप्स के बारे में जानना चाह रहे थे कि सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण की इमेजेस के बारे में जानना चाह रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने सबसे शुरुआत में ये जो प्रयास किया, ये फोटोग्राफी काम किया उन्होंने। तो ये काम हुआ कहाँ? ये अरेबियन मैथमेटिशियन के में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिमोट सेंसिंग की शुरुआत कहाँ हुई, तो एकदम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से, कि हम बहुत बड़ी चीज़ों को, बहुत दूर पे होने वाली चीज़ों को हम एकदम पास में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से फोटोग्राफी के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और तब ये बहुत ही मुश्किल था, है ना, कि किस तरीके से उसे रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से काम करना है। तो इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, तो वो मानी जाती है कब? 1038 AD में मानी जाती है। और ये अरेबियन मैथमेटिशियन, इनका नाम था अल-हज़ेन करके, अल-हज़ेन करके इनका नाम था। तो इनके बारे में हम जान सकते हैं, इनके बारे में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता पाएंगे। इसके बाद अगर इस पर कुछ सीरियस काम हुआ, तो इसके बाद कुछ काम किया, जैसे कि न्यूटन ने क्या काम किया? न्यूटन ने लगभग 1666 के आसपास न्यूटन ने काम किया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे भी काम किया। तो उसमें उसने क्या किया? डिस्पर्शन को देखा। जैसे कि डिस्पर्शन में क्या हो रहा था कि प्रिज्म का यूज़ किया, प्रिज्म के यूज़ करने के बाद कि कैसे कैसे लाइट में चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे उनके कलर में चेंजेस आते हैं। और फिर उसके बाद वो जो न्यूटन ने काम कर रखा था, उसी काम को आगे बढ़ाया किसने? 1800 में विलियम हर्शल करके हुए हैं, विलियम हर्शल। तो विलियम हर्शल है। विलियम हर्शल का नाम बेसिकली किस लिए लिया जाता है कि इन्होंने क्या काम किया? विलियम हर्शल ने कि टेम्परेचर के वेरिएशन को देखा। वो जो न्यूटन ने काम कर रखा था कि स्पेक्ट्रम में किस तरीके से वो विबग्योर का चेंजेस आता है कि वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरीके से ये जो कलर के चेंजेस आते हैं, इन कलर के चेंजेस में साथ ही साथ क्या होता है? कुछ टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, इसका मतलब क्या कि अगर हम वायलेट में कोई भी टेम्परेचर थर्मामीटर लगाएं और रेड में कोई थर्मामीटर लगाएं और दोनों का ही टेम्परेचर नोट करने की कोशिश करें, तो रेड का टेम्परेचर हमें ज़्यादा मिलेगा बजाय कि वायलेट के, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से वायलेट से अगर हम रेड की तरफ जाते हैं तो इन्हीं लाइट रेज का टेम्परेचर क्या होता चला जाता है? वो बढ़ता चला जाता है। इसका फ़ायदा कहाँ मिल सकता है? इसका फ़ायदा मिल सकता है फोटोग्राफिक में। फोटोग्राफी में क्या होता है कि पहले ये सिल्वर क्लोराइड का मिक्सचर यूज़ किया जाता था। हम लोगों ने पहले केमिस्ट्री सेक्शन में भी पढ़ रखा है इसे, कि सिल्वर क्लोराइड का मिक्सचर। तो उसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका जो केमिकल इफेक्ट है वो डिफरेंट आएगा। और जब डिफरेंट आएगा तो हम इस तरीके से उसकी एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, उस तरीके से हम उसे सेंस कर सकते हैं, उसे हम दूर रह करके भी उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये काम किसने किया? विलियम हर्शल ने। विलियम हर्शल ने एक काम और किया, जब वो टेम्परेचर नोट कर रहे थे तो उन्होंने इसी टेम्परेचर को आगे भी देखा। तो उन्होंने देखा कि रेड के आगे टेम्परेचर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उन्होंने रेड के आगे के टेम्परेचर का नाम क्या रख दिया? इंफ्रारेड।
इंफ्रा रेड। ये रेडनेस दिख नहीं रही है, लेकिन ये फिर भी इसके बावजूद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, इंफ्रा रेड रख दिया। ठीक है, ये बात हो गई इसकी शुरुआत के बारे में। एकदम शुरुआत में इस तरीके से काम चल रहा था। ठीक है, तो जब फोटोग्राफी आ गई तो उसके बाद क्या काम हुआ, उसके बाद काम किया 1858 में एक साइंटिस्ट हुए GFT नडार करके, नडार है ना, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नडार के नाम से ये पॉपुलर है। ठीक है, इनका फुल फॉर्म में पूरा नाम है GFT नडार करके। ठीक है, तो 1858 के पास में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कुछ डेस्परेट काम किया। उन्होंने क्या काम किया कि एक बैलून, जो हाइड्रोजन गैस वाला बैलून होता है, हीलियम गैस जो ऊपर जाता है ना, उस बैलून पर ये बैठ गए और उस बैलून पर बैठ करके इन्होंने पेरिस का ऊपर से फोटोग्राफी की, एकदम ऊपर जा कर के, कुछ हाइट पर जा कर के, ज़मीन से कुछ हाइट पर जा कर के उन्होंने पेरिस सिटी की तस्वीर को फोटोग्राफी करने की कोशिश की, है ना। उसके बारे में क्लियर पिक्चर जानने की कोशिश की कि ये इसकी प्लानिंग कैसी है, इसकी चीज़ें कैसी हैं। तो ये भी बात किसके अंतर्गत थी, ये रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत ही थी। तो इनका भी नाम आता है 1858 में GFT नडार करके। ठीक है, इसे भी आपको नोट कर लेना है, इनका भी नाम पूछा जा सकता है। 1889 में एक साइंटिस्ट थे आर्थर बतूत करके। आर्थर बतूत ने इसको क्या काम किया, आर्थर बतूत ने थोड़ा सा डिफरेंट काम करने की कोशिश की। उन्होंने उस कैमरे को काइट पे इंस्टॉल किया, काइट पे, पतंग पे इंस्टॉल किया, और पतंग पे इंस्टॉल करने के बाद वो उसकी पिक्चर को नोट करना चाहते थे, है ना, कि अगर हम किसी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं क्या, तो कुछ सेंसर्स या फिर कुछ फोटोग्राफिक ऑब्जेक्ट लगाया उन्होंने, और फिर काइट की मदद से उन्होंने दूर पर रखी हुई चीज़ को जानने की कोशिश करी। इसी पे आगे नाम आता है BP क्रॉप का। 1903 में इसी में नाम आता है BP क्रॉप का। BP क्रॉप 1903 के आसपास BP क्रॉप का नाम आता है। BP क्रॉप ने इस पे क्या काम किया, BP क्रॉप ने इसको थोड़ा सा और एंथुजियास्टिक काम किया। उन्होंने पिजन्स यानी कि कबूतरों पे ही कैमरे लगा दिए, कबूतरों पे कैमरे लगा दिए और कबूतरों पे कैमरे लगा करके उन्हें उड़ाया, ताकि उस सारी इमेजेस क्रिएट हो सकें, सिटी की इमेजेस क्रिएट हो सकें। तो इस तरीके के शुरुआत में रिमोट सेंसिंग को लेकर के इस तरीके के काम हो रहे थे। हम दूर की चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे, और उन दूर की चीज़ों को जानने के क्रम में हम इस तरीके के काम कर रहे थे ताकि हम बहुत दूर पे रखी हुई चीज़ों को जान सकें, यानी कि प्लानिंग किस तरीके की है, चीज़ें क्या हैं। और बेसिकली उसका मकसद क्या था, वो एक ही मकसद था, फोटोग्राफिक इमेज को कलेक्ट करना, है ना, फोटोग्राफिक इमेज को कलेक्ट करना। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा जो काम हुआ और सबसे एग्रेसिवली काम हुआ जिसके बाद, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन यानी कि उसमें क्या था कि अमेरिका, जो पूरा विश्व है, वो दो शक्ति के स्थलों में टूट गया। कौन कौन से, एक तो था अमेरिका और दूसरा था सोवियत यूनियन। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में आपस में मतभेद रहे आते थे, यानी कि एक दूसरे के पीछे के लिए सस्पिशन रहा आता था कि हो सकता है कि इनके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे काम चल रहे हों, गतिविधियाँ चल रही हों जो कि आगे चल करके हमें नुकसान पहुँचा सकती हों। तो अमेरिका क्या चाहता था, अमेरिका चाहता था कि हम रशिया के अंदर की गतिविधियों को जान सकें कि रशिया क्या काम कर रहा है। इसके लिए उसने बहुत से प्लेन्स की में बहुत बड़े बड़े कैमरा लगाकर प्लेन को भेजने की कोशिश की, लेकिन वो प्लेन क्या हुए, रशिया के द्वारा गिरा दिए गए। बाद में 1951 में अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए हैं, डेविड आइजनहावर, इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, ठीक है। डेविड आइजनहावर, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने
रशिया के साथ एक ट्रीटी करने की कोशिश की। उन्होंने एक ट्रीटी करने की कोशिश की कि एक काम करें। उन्होंने उस समय पे एक ऑपरेशन चला रखा था, उस ऑपरेशन का भी नाम था ऑपरेशन कोरोना, है ना, ऑपरेशन कोरोना प्रोजेक्ट। ये कोरोना जो हमारा कोरोना वायरस है इससे अलग था, है ना, नाम उसका भी कोरोना है, नाम इसका भी कोरोना है, लेकिन वो एक कोरोना ऑपरेशन था जिसके तहत वो क्या काम करना चाह रहे थे, उसके तहत ये काम करना चाह रहे थे कि हम रशिया के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हम उसे दूर से ही आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसके तहत उन्होंने क्या किया, प्लेन ले करके और उसके ऊपर ले जाने की कोशिश करी और वहाँ से कैप्चर करने की, इमेज कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रशिया ने उन्हें गिरा दिया। मिसाइल सिस्टम अपना डेवलप कर लिया था रशिया ने तब तक, तो मिसाइल से वो उनके प्लेन्स को गिरा दिया करता था। ट्रीटी जो करने की कोशिश की गई, ट्रीटी का भी जो काम है वो फ्रूटफुल नहीं रहा। ट्रीटी को रशिया ने एकदम साफ मना कर दिया और बल्कि उसके विपरीत एक ट्रीटी हो गई कि कोई भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और रशिया के साथ साथ चाइना के साथ भी ये ट्रीटी हो गई कि हम लोग एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या फिर हम फ्लाइट्स को भी ऊपर से अलाउ करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने कोशिश करी एक रिकॉग्निजेंस विमान करके बहुत ज़्यादा हाइट से ले भेजने की, यानी कि जो कि ऐसे हाइट से जो कि आसमान से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो, है ना, बहुत ज़्यादा हाइट पर हो, और उस जगह से हम बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे के थ्रू हम जो भी रशिया के इंटरनल इंफॉर्मेशन यानी कि उसकी पिक्चर्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। उसे भी क्या काम किया गया, उसे भी मिसाइल से गिरा दिया गया। इसके बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री चल रही है, किसको लेकर के, रिमोट सेंसिंग को लेकर के, ठीक है। तो ये पूरे घटनाक्रम में इसके बाद जो बात डेवलप हुई, आखिर रशिया भी चाह रहा था कि वो भी अमेरिका के अंदर की पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट कर सके, ठीक है, जिस तरीके से अमेरिका डेस्परेट था। तो इस पे जो काम हुआ वो हुआ सबसे पहली सैटेलाइट जो रशिया ने बनाई, उसका नाम था एक्सप्लोरर, उसका नाम था स्पुतनिक। 1957 में रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट बनाई स्पुतनिक, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट बनाई और उसे लॉन्च किया, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा खलबली मच गई कि रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी है और सैटेलाइट से वो स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उनका बेसिक पर्पस क्या था? उनका बेसिक पर्पस इतना ही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफिक इमेजेस बना सकें और उन इमेजेस को कलेक्ट कर सकें। ये उनका पहला शुरुआत में मोटो था। उसके तुरंत ही बाद 1958 में यूएसए ने भी क्या काम किया? यूएसए ने एक दूसरी सैटेलाइट लॉन्च करी, एक्सप्लोरर फर्स्ट, ठीक है। यूएसए ने भी सैटेलाइट लॉन्च कर दी एक्सप्लोरर फर्स्ट के रूप में। ये यूएसए की पहली सैटेलाइट थी, और जब रशिया ने सैटेलाइट लॉन्च की थी उसके ठीक एक साल के अंदर यूएसए ने अपनी पहली सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है 1970 में चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसका नाम था डोंग फेंग होंग नाम से चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी 1970 में, ठीक है। उसके बाद फिर 1975 में भारत ने भी सैटेलाइट को लॉन्च करना शुरू कर दिया। भारत की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, है ना। फिर उसके बाद 79 में रोहिणी,
और भी साथ साथ भास्कर, IRS, GSAT, INSAT, लैंडसैट, कम्युनिस्ट और कार्टोसैट, इस तरीके की बहुत सारी सैटेलाइट फिर उसके बाद से लॉन्च होनी शुरू हो गई। ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री, है ना। फिर उसके बाद फिर 2008 में हम लोगों ने क्या लॉन्च किया था, चंद्रयान लॉन्च किया। 2013 में हम लोगों ने लॉन्च किया मंगलयान, है ना। तो बात तब से लेकर के अब तक में बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, बहुत ज़्यादा इस बीच में सैटेलाइट्स पे काम हुआ, रिमोट सेंसिंग पे काम हुआ। पहले जो हम काम सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफिक इमेज को फाइंड आउट करने में कर रहे थे, अब हम मिनरलोजी को फाइंड आउट करने में कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को फाइंड आउट करने में कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजी को फाइंड आउट करने में कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़े स्तर पे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी एक पूरी की पूरी एक हिस्ट्री जो कि हमें जानने की ज़रूरत थी। किसके बारे में? इस रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, एक फाइनल टॉपिक हम सैटेलाइट के बारे में और जान लेते हैं आज के लेक्चर में, है ना। फिर रिमोट सेंसिंग पे भारत पे कितना काम हुआ उसे हमको डिटेल में देखना है। क्यों? क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है, तो उसे हमें डिटेल में देखना है कि रिमोट सेंसिंग पे भारत में क्या क्या काम हुआ, किस किस तरीके से भारत में काम हुए, तो उसे हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम सीख लेते हैं सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। तो सैटेलाइट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट इज नोन एज सैटेलाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी भी एक बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, एक ऑर्बिट के रूप में चक्कर लगा रहा है, तो हम हर किसी को सैटेलाइट कह सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सन के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो ये सारे प्लैनेट्स क्या हैं? सन की एक तरीके से सैटेलाइट हैं। ऐसे ही जो मून है, मून क्या कर रहा है? हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो मून भी क्या है? हमारे अर्थ के लिए एक सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट को दो पार्ट में देखा जाता है। एक तो हो गई नेचुरल सैटेलाइट्स, जैसे कि मून और प्लैनेट्स, ये सब क्या हो गए? नेचुरल सैटेलाइट्स में आ गए। दूसरे हो गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसके बारे में हमें पढ़ना है और किस तरीके से उसका क्रिएशन होता है, इस सारी बातों को जानना है। तो हम लोग जब सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम किस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। जब भी हम सैटेलाइट की बात करेंगे तो हम बेसिकली बात किसकी कर रहे होंगे? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात कर रहे होंगे। यानी कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि मैन मेड सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आइए मैन मेड सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि हाउ सैटेलाइट्स आर स्टेबल इन एन ऑर्बिट, कि कोई भी सैटेलाइट है वो अपनी ऑर्बिट में किस तरीके से वो घूमती रहती है। वो हम लोग जब उसे थ्रो करते हैं, हम जैसे कोई भी पत्थर उछालें तो पत्थर वापस लौट करके आ जाता है। तो ये सैटेलाइट जो हमने भेजी, ये सैटेलाइट वापस क्यों नहीं आती? या फिर हमने भेजी तो वो स्पेस में क्यों नहीं चली जाती? वो रिवॉल्व क्यों करती रहती है? आखिर वो क्या कारण है कि वो हमारे अर्थ की ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है? रिवॉल्व करने का कारण क्या है? तो हम जाने कि एक साइंटिस्ट थे केपलर ने बताया। अगर केपलर नहीं भी बताते तो भी आप समझिए कि यदि हम किसी भी एक पत्थर ले लें और उसे एक धागे में बांध लें और उसे हम गोल घुमाएं, तो अगर हम उस पत्थर को अगर हम गोल घुमा रहे हैं, अगर हम उसकी स्पीड को धीमा कर दें तो वो क्या होगा? हमारे हाथ पे आके लग जाएगा या फिर वो घूमेगा नहीं। या फिर हम उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दें तो हो सकता है कि वो क्या काम करे कि धागा टूट जाए और वो दूर चला जाए हमसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पत्थर को हमारे हाथ के चारों ओर, उस पत्थर और थ्रेड को हमारे हाथ के चारों ओर एक गोल चक्कर लगाने में
कौन सी बात है जो कि मदद करती है? तो वो मदद करती है बेसिकली, यदि हम देखें ये एक पॉइंट है और कोई भी चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो बेसिकली इस सर्कुलर मोशन में होने के लिए दो फोर्सेस अप्लाइड होते हैं। हम लोगों ने फोर्स वाले चैप्टर में इसे देख रखा है, सर्कुलर मोशन में देख रखा है, ठीक है। तो ये फोर्स कौन कौन से होते हैं? एक फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरा कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? इसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। और जहाँ पर ये दोनों आपस में बैलेंस होता है, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में कंसीडर करें और इस ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट मान लें, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है? उसे पास में खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे अप्लाइड हुआ है? तो जब हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं तो हम उसे इतनी वेलोसिटी देने की कोशिश करते हैं, इतनी स्पीड देने की कोशिश करते हैं, वो जो हम यहाँ से मिसाइल के थ्रू या फिर उस सिस्टम के थ्रू भेजने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो हमारा मिसाइल सिस्टम है वो क्या काम करता है? वो इस फोर्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो बेसिकली जो मिसाइल्स हम भेजते हैं वो दो काम कर रही होती है। एक तो इसे एल्टीट्यूड पे ले जाने का काम कर रही होती है, यानी कि हमें कितनी दूरी पर ले जाना है ये कौन तय करता है? हमारी मिसाइल्स तय करती हैं। और साथ ही साथ ये सैटेलाइट कितनी इंटेंसिटी यानी कि किस वेलोसिटी से घूमेगी, इस बात का भी निर्धारण कौन कर रहा होता है? इस बात का भी निर्धारण हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो ही कर रहा होता है। वो इसे एक बार वेलोसिटी क्रिएट कर देता है और जब इन दोनों में आपस में बैलेंस बन जाता है तो ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि ये सैटेलाइट ऑर्बिट में किस तरीके से मूव करती हैं। दूसरी बात हम इसमें जान लेते हैं इसी सैटेलाइट में ऑर्बिट्स के बारे में। दूसरी बात हम जान लेते हैं इस सैटेलाइट की ऑर्बिट्स के बारे में। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट की ऑर्बिट बेसिकली इसके कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन इसमें जो प्राइम क्लासिफिकेशन है, महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन, वो इससे क्लासिफाई किया जाता है लियो, मियो और जियो के रूप में। लियो, मियो और जियो के रूप में। अब ये लियो, मियो और जियो क्या है? तो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट इसका फुल फॉर्म होता है। लो अर्थ ऑर्बिट बेसिकली 5000 से 15000 किलोमीटर तक, 5000 से 15000 किलोमीटर तक यदि हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, उसका एल्टीट्यूड कितना रखते हैं? 5000 से 15000 किलोमीटर तक रखते हैं, तो ऐसी सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ये क्या है? एक तरीके से अर्थ के पास में है, ठीक है, तो इसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होती हैं ये बेसिकली बहुत तेज़ी से अपना चक्कर कंप्लीट करती हैं। हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, है ना। जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो उसे बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखा जाता है और इनका ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये लगभग 1 से 1.5 से 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे के अंदर अर्थ का एक चक्कर लगा लेती हैं। 1.5 से 2 घंटे के अंदर अर्थ का एक चक्कर लगा लेती हैं।
ये कितनी डिस्टेंस पे होती हैं? 5 से 15,000 किलोमीटर के बीच में होती हैं और ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर इसका चक्कर लगा लेती हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है? ज़्यादातर ये फोटोग्राफिक इमेजेस और बहुत ही चेंजेस को देखने में काम में आती हैं, है ना। क्योंकि ये तेज़ी से अर्थ को क्या कर रही होती हैं? एक स्कैन कर रही होती हैं, ठीक है। दूसरी होती हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट की रेंज कितनी है? तो ये 15,000 से लेकर के 30-35 हज़ार तक, 15,000 से लेकर के 30-35 हज़ार तक यदि हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, किसी सैटेलाइट को उतनी दूरी तक पहुंचाते हैं, तो ऐसी ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है? ऐसी ऑर्बिट्स को मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स कहा जाता है। ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं, ये बेसिकली लगभग 12 आवर्स में, 12 घंटे में अर्थ का एक चक्कर पूरा का पूरा कंप्लीट कर देती हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट कितने समय में? लगभग 12 घंटे में अर्थ का पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देती हैं। तो ऐसी ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है? ऐसी ऑर्बिट्स को मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स कहा जाता है। फाइनली आती हैं हमारी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स। जियो अर्थ ऑर्बिट्स ये लगभग हमारे अर्थ से 36,000 किलोमीटर्स की दूरी पर रहती हैं, 36,000 किलोमीटर्स की दूरी पर रहती हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये इनका नाम जियो स्टेशनरी क्यों कहा गया है? स्टेशनरी से हमें पता चलता है, स्टेशनरी हम उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी जगह पर स्थिर रहे। तो ये 36,000 किलोमीटर्स की दूरी पर ये जब रहती हैं, तो इनका जो ड्यूरेशन पीरियड है ये लगभग 24 घंटे, जो हमारे अर्थ का भी रोटेशनल टाइम है, यानी कि अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो ये सैटेलाइट्स भी क्या करती हैं? ये सैटेलाइट्स भी अर्थ के साथ साथ लगभग 24 घंटे में ही ये भी अपना एक चक्कर पूरा करती हैं। तो जब ये एक चक्कर 24 घंटे में ही पूरा करेंगी, तो ऐसा होगा कि जो सैटेलाइट अगर इंडिया के ऊपर भेजा गया है, वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगी। तो ये सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सैटेलाइट्स बेसिकली काम में आती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के रूप में, और इनका जो रेंज होती है, ये इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है कि अगर 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगा दी जाएं, तो ये 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पूरे के पूरे अर्थ को कवर करने में सक्षम है। यानी कि हम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यदि लगा दें, तो ये 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या करेंगी? पूरे के पूरे अर्थ को कवर कर लेंगी और पूरे के पूरे अर्थ की इमेज हमको रिसीव करा देंगे। इस तरीके का ये काम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। इसके अलावा भी कुछ और ऑर्बिट्स के क्लासिफिकेशन हैं, ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से हैं: इक्वेटोरियल ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, इंक्लाइंड ऑर्बिट, है ना। मान लीजिए ये अर्थ है, यदि कोई भी सैटेलाइट ये पोल टू पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यदि पोल टू पोल वो घूम रही होती है, तो ऐसी ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? पोलर ऑर्बिट्स कहते हैं। हमें पता है कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, तो वो किन्हें लॉन्च करते हैं? इन पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। साथ ही साथ इक्वेटोरियल अर्थ ऑर्बिट, जो इक्वेटर पे घूमती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल अर्थ ऑर्बिट्स। साथ ही साथ कुछ इंक्लाइंड भी होती हैं, यदि कुछ इंक्लिनेशन पे अगर वो अर्थ का चक्कर लगा रही होती हैं, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? उन्हें इंक्लाइंड अर्थ ऑर्बिट्स कह देते हैं। इसके अलावा ऑर्बिट्स में और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सर्कुलर अर्थ ऑर्बिट और इलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट। यदि किसी भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट, जो सैटेलाइट हमने भेजा है, उसकी इसेंट्रिसिटी ये टेक्निकल टर्म है थोड़ा सा, है ना, बहुत ज़्यादा डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि गोल चक्कर लगा रही होती हैं, तो वो क्या कहला जाती हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स कहला जाती हैं। और यदि उनकी इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में है, तो ऐसी ऑर्बिट्स क्या कहलाती हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहलाती हैं, अंडाकार शेप में रहती हैं। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी होती हैं, है ना। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ये अपोजी और पेरिजी 2 पॉइंट्स होते हैं। पेरिजी वाला पॉइंट जो होता है वो नियर वाला होता है, पेरिजी मतलब P से पास में,
है ना। अपोजी क्या होता है, अपोजी दूर वाला पॉइंट को अपोजी कहते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्बिट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिकली, है ना, कि सैटेलाइट में जो रिवोल्यूशन है, उसका रिवोल्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है, उसके आधार पे हम चीज़ों को देखते हैं, तो हम उन्हें उनकी ऑर्बिट्स के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, ये तो हो गई सैटेलाइट के बारे में हमने बात कर ली, उनकी ऑर्बिट्स के बारे में बात कर ली। यदि हम सैटेलाइट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट, कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट, यदि हम जानें तो हिस्ट्री में जब शुरुआत में हम देख रहे थे तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी इसका यूज़ किया जा रहा था। और अब कहेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम में तो सैटेलाइट लॉन्च हुई नहीं थी। सैटेलाइट कब लॉन्च हुई है, 1957 में, और ये वर्ल्ड वॉर तो दोनों वर्ल्ड वॉर 45 के अंदर ही समाप्त हो गए। तो वहाँ पर किस तरीके से इसका यूज़ हो रहा, वहाँ पर जो यूज़ हो रहा था वो कुछ इस तरीके से हो रहा था कि बैलून के फॉर्म में रिफ्लेक्टर्स को ऊपर भेज दिया जाता था, और अर्थ की जो सनलाइट आ रही हैं उन्हीं सनलाइट के थ्रू सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता था। उसमें क्या लगे होते थे, उसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते थे। वो रिफ्लेक्टर क्या करते थे, सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करके एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक पहुंचा रहे होते थे, और इस तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा था। तो ये सब काम किस में हो रहे थे, ये सब काम भी उस समय पे हो रहे थे जब वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहे थे, है ना, और वहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो वो इस तरीके की सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता था, इस तरीके की सैटेलाइट्स को पैसिव सैटेलाइट्स कहा जाता था। पैसिव सैटेलाइट्स यहाँ पर क्या है, ये पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग से अलग है। यहाँ पर इस पैसिव और एक्टिव का क्या मतलब है, पैसिव का मतलब है जो कि उस सिग्नल्स में कोई भी चेंजेस ना करे, सिग्नल्स में कोई भी चेंजेस ना करे, उसे एज इट इज़ रिफ्लेक्ट कर दे, तो उन्हें क्या कहते हैं, पैसिव सैटेलाइट्स कहते हैं। अगर कोई भी सैटेलाइट सिग्नल्स को कैप्चर करती है और उसे ट्रांसफॉर्म करने की, उसे बढ़ाने की, उसकी इंटेंसिटी को फोकस करने की, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की, इस तरीके की प्रॉपर्टी अगर रखती है, और सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की प्रॉपर्टी रखती है, इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी रखती है, तो ऐसी सैटेलाइट्स को एक्टिव सैटेलाइट्स कहा जाता है। आज के समय में जितनी भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है स्पेस में, वो सभी की सभी सैटेलाइट्स कैसी होती हैं, वो सभी की सभी एक्टिव सैटेलाइट्स ही होती हैं। ठीक है, तो एक्टिव सैटेलाइट्स में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है ट्रांसमीटर, दूसरी होती है रिसीवर, और तीसरी होती है ट्रांसपोंडर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं। सोलर पैनल्स क्या काम करते हैं, जो सन की एनर्जी होती है उससे अपनी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, और इस तरीके से उसकी जो सर्किटरी है, जो एनर्जी है, उसमें हमेशा बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ उसमें छोटी छोटी मोटर्स लगी रहती हैं, ताकि वो अपने आप को सैटेलाइट क्या कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। अगर छोटे छोटे नॉमिनल एडजस्टमेंट करने होते हैं तो वो सब चीज़ें भी लगी रहती हैं। लेकिन हमें सैटेलाइट्स को बहुत डीप में नहीं जाना है। हम पढ़ रहे हैं क्या, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस में हम बहुत ही नॉर्मल से ऊपर से चीज़ों को जानते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं। ठीक है, और इसी लेवल में हम जानने की कोशिश करते हैं, और इस लेवल में जान करके हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम अपने आंसर्स लिख पाते हैं और सही तरीके से उसकी डिटेलिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर और ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसमीटर आप समझते हैं कि अगर कोई भी सैटेलाइट है तो उसने जो भी सिग्नल मिला, या फिर उसने जो भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया, उसे एक जगह से दूसरी जगह उसे भेजना होगा। तो जब उसे भेजना होगा तो उसके लिए उसे क्या, एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी, जिससे कि वो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकेगा या फिर एमिट कर सकेगा। तो जो सेक्शन सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है या एमिट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसीवर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्थ से जो भी हमने सिग्नल भेजा सैटेलाइट के लिए, वो सैटेलाइट को
पता होना चाहिए, उसे उसकी जानकारी में होना चाहिए। अगर वो उसे जान पाता है, उसे प्रोसेस कर पाता है, तभी तो वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो जो भी हमने यहाँ से ट्रांसमीटर से कोई भी सिग्नल भेजा है दूसरी जगह भेजने के लिए, तो उसे भी रिसीव करना आना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर रिसीवर लगे हुए होते हैं। साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो एक्टिव सैटेलाइट में लगी होती है वो है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपॉन्डर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ट्रांसपॉन्डर बेसिकली किस चीज़ में यूज़ होता है, तो आप बता पाएंगे सैटेलाइट में यूज़ होता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन, बेसिक फंक्शन ये है कि टू मॉडिफाई अ सिग्नल, किसी भी सिग्नल को मॉडिफाई करने का काम, उसमें एडजस्टमेंट करने का काम, उसमें कुछ चेंजेस करने का काम, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? तो ये सारे के सारे काम होते हैं ट्रांसपॉन्डर के। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि सैटेलाइट के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, सैटेलाइट बेसिकली फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? सैटेलाइट जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसे दो पार्ट में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है अपलिंक और दूसरे को कहा जाता है डाउनलिंक, है ना। अपलिंक बेसिकली क्या है? अगर हम ग्राउंड से एंटीना के थ्रू कोई सिग्नल भेज रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे अपलिंक कहेंगे। और जो भी सिग्नल हम सैटेलाइट के थ्रू प्राप्त कर रहे होंगे उसे हम क्या कहेंगे? डाउनलिंक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो टर्म्स हैं, अपलिंक और डाउनलिंक, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसके जो फंक्शंस हैं सैटेलाइट के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी होते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहला एप्लीकेशन तो हम इसका नेविगेशन के रूप में ही जान लें, क्योंकि नेविगेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेविगेशन के लिए ही इसकी शुरुआत हुई थी और नेविगेशन के रूप में आज ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि हम जीपीएस यूज़ करते हैं। जीपीएस क्या काम करता है? जीपीएस किसी भी चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। कोई भी जगह है, उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो लोकेशन को फाइंड आउट करने का काम किसका है? वो जीपीएस का है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ये यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें कितनी सैटेलाइट होती हैं? इसमें लगभग 24 सैटेलाइट होती हैं। 24 सैटेलाइट्स का ये ग्रुप होता है, या फिर हम कहें कॉन्स्टिलेशन होता है। ग्रुप को ही इसमें क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो 24 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टिलेशन होता है। ये कॉन्स्टिलेशन क्या करता है? एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इस तरीके से ये नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ में आता है जीपीएस सिस्टम। ठीक है, और ये किसके कारण परफॉर्म होता है? ये भी सैटेलाइट्स के थ्रू परफॉर्म होता है। तो सैटेलाइट जीपीएस किसका है? जीपीएस यूएसए का है। साथ ही साथ ग्लोनास है। ग्लोनास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये किसका है? ये रशिया का है। बीडीएस बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये किसका है? ये चाइना का है। आईआरएनएसएस, ये किसका है? ये भारत का है। आईआरएनएसएस इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम रिमोट सेंसिंग इंडिया में किस तरीके से डेवलप हुई इसके बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसे पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ जापान में भी इस तरीके से है, QZS करके, है ना। ये सब इसके एप्लीकेशन है कुल मिलाकर के, वेदर में, कम्युनिकेशन में, इस तरीके से पर्पस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें कि हमने सैटेलाइट्स के बारे में बात करी, रिमोट सेंसिंग क्या होती है इस चीज़ के बारे में जाना, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके बारे में जाना। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम जो बात करेंगे, इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इंडिया में इसका क्या यूज़ है, इंडिया में ये किस तरीके से डेवलप हुआ, और साथ ही साथ हम बात कर रहे होंगे कि इसरो किस तरीके से इस सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और इसरो भी आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में प्लस इसरो के बारे में जानकारी को लेकर के आएंगे। ये लेक्चर आपको किस तरीके से लग रहा है, कितना पसंद आ रहा है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने हमारे साथ बने रह करके इस लेक्चर को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।